अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। आज से 6-7 साल पहले इस तरह के वाक़यात आए रोज़ पाकिस्तान में देखा करते थे। आज एक बार फिर लाहौर में ऐसा वाक़या देखकर दिल बड़ा मग़मूम है। ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान में दोबारा दहशतगर्दी की फ़ज़ा पैदा की जा रही है। इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, कोई भी शहर तो महफूज नहीं रहा। अभी इस्लामाबाद हमले की कड़ियाँ मिली नहीं है कि लाहौर में ब्लास्ट हो गया है। 2 अफराद जो अब तक की इत्तलात मुसद्दक़ा इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक 2 अफराद जान से चले गए हैं, 26 अफराद इसमें ज़ख्मी हो गए हैं, 4 की हालत क्रिटिकल इस वक्त बताई जा रही है। जो पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश है उसके मुताबिक ये जो धमाका हुआ है ये टाइम डिवाइस से किया गया है। 1.5 किलो बारूदी मवाद इसमें इस्तेमाल किया गया है जो मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाके के बाद के जो मंजर थे वो यकीनन किसी क़यामत से कम के मंजर नहीं है। बारूद की फ़ज़ा में माँ बाप अपने लख्ते जिगर को ढूंढते रहे हैं। जाबाक होने वालों में 9 साल का मासूम भी शामिल है, 4 साल की मासूम बेटी का बाप भी शामिल है। ये अनारकली बाज़ार आए थे शॉपिंग करने के लिए। हमारी कल टिकट थी, हम कराची जा रहे थे, तो मैं और मेरी वाइफ और मेरी बहन हम आगे चले गए। 10 मिनट के बाद भाई की कॉल आई कि मैं अफसार को अस्पताल लेके जा रहा हूँ, यहाँ ब्लास्ट हो गया है। और हमारा अफसार नहीं रहा। अफसार की उम्र क्या है? अफसार की उम्र 9 साल है। इसको हम अपने साथ कराची लेके आ रहे थे। ये रहता कश्मीर में था, बहन की रहती है मेरी कश्मीर में, तो हम वहाँ गए थे, वहाँ से इसको हम अपने साथ लाए थे। हम यहाँ से कराची जा रहे थे, अब लाहौर से होते हुए। आपका भाई क्या काम करता था? ये मिठाई का काम करता है, कारीगर है मिठाई का। तो आज क्या पहला दिन था भाई का? नहीं, छुट्टी पे गया था ना, कल गया था घर, कल सारा दिन घर रहा था। आज सुबह आया है काम पे फिर, और आते ही हमें पता चल गया यदि भाई ने कॉल की है, धमाका हुआ है, भाई की डेथ हो गई है। एक बच्ची है उसकी 4 साल की। यकीनन ये लवाहिकीन के लिए ख़ानदान वाले क़यामत सुग़रा का आलम है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब कह रहे थे कि दहशतगर्दी के ख़तरात थे और रेड अलर्ट जारी किया गया था। जबकि मंगल को जब नाज़रीन इस्लामाबाद पुलिस हमले के बाद मेरे प्रोग्राम में वो तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने कहा था कि कोई हाई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। दोनों बयानात आपको सुनवाती हूँ, फिर मेरे साथ मुतासरा फैमिली भी मौजूद होगी, उनके ऊपर क्या गुजर रही है वो दिखाऊंगी, आप लोगों को बताऊंगी। पहले शेख रशीद साहब की ज़रा बात सुने। बाद में 6वां वाक़यात है और इस साल में ये पहला वाक़या है और दहशतगर्दी के खतरात हैं, लेकिन हाई अलर्ट नहीं जारी हुआ। और जनरली जो है वो दहशतगर्दी के अलर्ट था, रेड अलर्ट जारी था। और हर मंगल को हम सारी सूरत हाल पर सारे अदारे और एजेंसियां बैठते हैं और अपनी पूरी कोशिश करते हैं अपने ताई कि ऐसा वाक़या ना हो। ये बहुत अजीब सी सिचुएशन है। 2 बयानात है शेख रशीद साहब के, इस पर भी मैं इसका जब हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे मेहमान उनसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले इस वक्त करंट सिचुएशन है क्या। रियाज मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर से। बहुत शुक्रिया रियाज आपका। सबसे पहले तो मुझे करंट सिचुएशन बताइए। रेस्क्यू का अमल मुकम्मल हो गया है? कितने लोग अभी जहाँ भाग मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक हैं? कितने लोग हैं जो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं, लड़ रहे हैं, ज़ख्मी हैं? जी किरण, बिल्कुल 2 अफराद के हलाकत की जो है वो सरकारी तौर पर भी तस्दीक हुई है और 2 ही हलाकतें हैं इसमें। एक 9 साल का अबसार जो बच्चा है और एक 31 साल रमज़ान जो है। रमज़ान जो है वो काला शकाकू का रहने वाला है, जबकि अबसार जो है वो कश्मीर और कराची की फैमिली के साथ आए हुए थे, वो वहाँ का रहने वाला है। यहाँ चूँकि रेस्क्यू का अमल बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन यहाँ तफ्तीशी इदारे जो थे, जो मुख्तलिफ तफ्तीशी टीमें थीं, वो अपने शवाहिद उन्होंने मुकम्मल कर दिए हैं। लेकिन जो एरिया था जहाँ पर ये धमाका, वहाँ पर CTD जो है उसने इसको अपनी तहवील में ले लिया है, पूरे एरिए को, वहाँ जहाँ पर ये धमाका है। और वहाँ से अभी भी CTD के जो एहलकार हैं वो तफ्तीश कर रहे हैं, कुछ शवाहिद भी इकट्ठे कर रहे हैं। कुछ देर बाद CTD हुकाम का ये कहना है कि इसके खिलाफ बाकायदा मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा, जिनमें 788, 302 और दीगर दफात जो हैं वो इसमें शामिल की जाएंगी। इसके अलावा 4 अफराद जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं और जो 26 टोटल अफराद ज़ख्मी हैं, जिनमें 3 ख़वातीन भी शामिल हैं। अभी तक जो तफ्तीश का जो अमल है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। अभी IG पंजाब ने कुछ देर पहले सेफ सिटी अथॉरिटी गए थे और वहाँ पर जो है वो इजलास हुआ, जहाँ पर IG पंजाब को तमाम CCTV फुटेज भी दिखाई गई और सेफ सिटी कैमरे की फुटेज भी दिखाई गई, जिसमें ये दिखाया गया कि 1:40 पर यह धमाका होता है और उससे 4 या 5 मिनट पहले एक शख्स मोटरसाइकिल पर आकर वहाँ पर बैग छोड़कर चला जाता है। लेकिन जिनके प्यारे इस वक्त चले गए हैं वो किसके हाथ पर
लहू तलाश करें अपना। शेख रशीद साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। सर सबसे पहले तो मुझे ज़रा इस वाक़े की अपडेट दे दीजिए सर। अभी ताज़ा तफसीलात क्या हैं आपके पास? मेरे पास तो वही तफसीलात हैं कि 2 बजे, पौने 2 बजे ये आईडी लगाई किसी ने, पान मार्केट, जो पान कोई बाजार है उनका, जहाँ पान छालिया का बिजनेस होता है, जिसमें 2 हज़रात शहीद हो गए हैं और 26 एक जख्मी है, जिसमें 4 की हालत क्रिटिकल है। और मोटरसाइकिल की हम फोरेंसिक वगैरह इकट्ठी कर रहे हैं। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये केस हम ट्रेस कर लेंगे। दैट्स ग्रेट शेख साहब, बहुत बहुत अच्छी बात है ये। सर किन किन शहरों में अलर्ट है और ये किसकी कार्रवाई हो सकती है? कोई सुराग मिला है शेख साहब अभी तक? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। इस्लामाबाद में टीटीपी का मिला, सिर्फ उन्होंने एक्सेप्ट किया इस्लामाबाद में, बाकी तो अभी इसका कुछ नहीं पता, ना किसी ने एक्सेप्ट किया। अगर किसी ने किया तो वैसे ही हवाई एक्सेप्टेंस है। जब तक हमें ऑन रिकॉर्ड ये साबित ना हो जाए कि भी ये लोग मुलव्वस थे, फिर जब तक हम उनके फोन से, उनके जो मोबाइल फोन मिले उन तक ना पहुंचे और उन लोगों तक ना जाएं जो उस वक्त तक, तो फिर ये नहीं होता। शेख साहब क्या ये बता सकते हैं कि कोई नई तंजीम, नए हाथ मुलव्वस हैं इसमें, या इससे पहले जो लोग कार्रवाइयाँ करते आए हैं वो मुलव्वस हैं इसमें? क्योंकि आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि आप बड़े करीब पहुंच गए, आपको लगता है कि हम ट्रेस कर लेंगे इस वाक़े को, सानहे को। मेरे बेटे अल्लाह का खौफ खाएं, आ गई इतनी तंजीमें हैं, कोई नई तंजीम बेटे क्या ला के आप क्या पैगाम देना चाहे? आ गई इतनी तंजीमें हैं दहशतगर्दी की। इस मुल्क से दुनिया का कौन सा खित्ता है जहाँ ये लोग नहीं हैं इस वक्त? जो हैं इन्हीं से डील कर लें तो बड़ी बात है। शेख साहब कुछ ऐसी इत्तलात भी आ रही हैं, कुछ ऐसे खबरें भी दी जा रही हैं कि एक नई तंजीम है जिसकी जानिब से ये हमला किया गया है, इस तरह की ज़राए खबरें दे रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। पुरानी इतनी है कि नई की जरूरत नहीं है। ऐसे किसी को ब्रांच कोई नया, यानी कि आप ये कह सकते हैं कोई नई शाख निकल हो, लेकिन उनकी मदर पार्टी वही होगी जो कि मेन टेररिस्ट पार्टी होगी। उसकी कोई ब्रांच निकलती रहती है, छोटा मोटा इख्तलाफ हो जाता है तो वो अपना एक अलग ग्रुप बना लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक नई पार्टी आ गई। तो ये शेख साहब, क्योंकि आपने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि इसे ट्रेस कर लेंगे, तो बता सकते हैं सर ये कब तक खुलकर चीजें सामने आ जाएंगी कि क्या हुआ है, कहाँ हुआ है, ताकि उनकी मजीद कार्रवाइयों को खुदा न खास्ता रोका जा सके? इंशाल्लाह रोकेंगे और कल नहीं या परसों तक हम इस केस की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। सही। शेख साहब गॉड फॉरबिड से क्या डेथ टोल बढ़ सकता है शेख साहब? क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है 4 लोग इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन में। करना होता है धमाका, एक आदमी मरे, 2 शहीद हों, 3 शहीद हों, एक मैसेज सारी दुनिया में चला गया है, वो देने में कामयाब हो गए हैं जो भी दहशतगर्द हैं। सो इसका हमें तदराक करना चाहिए। हमारा क्रिकेट मैच आ रहा है, हमारी ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है, हमारी इकोनॉमी बेहतर होने के लिए जा रही है। ये सब सारी कोशिशें, इनको इंशाल्लाह नाकाम बनाएंगे। राइट जी। शेख साहब ताने बाने कहाँ से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता बेटे, अभी कुछ नहीं कह सकता। अच्छा शेख साहब, टीटीपी से मुज़ाकरात की तरफ जाया जा सकता है सर? देखें, टीटीपी से मुज़ाकरात हुए हैं, अभी तो सीज फायर नहीं है, और मुज़ाकरात जो हैं वो उनसे टूटे भी नहीं है, लेकिन उनसे कोई सीज फायर भी नहीं है। सही। शेख साहब आपने कहा कि थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो ये थ्रेट अलर्ट जारी किया गया, इस्लामाबाद पुलिस हमला और लाहौर ब्लास्ट, ये किसी एक ही गिरोह की कार्रवाई है? एंड वन मोर थिंग शेख साहब, इससे पहले जब आज से 2 दिन पहले जब आप प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे, उस वक्त आपने कहा था कि कोई ऐसा थ्रेट अलर्ट नहीं है, जबकि आज आप कह रहे थे कि थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो सर ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी, प्लीज इसे क्लियर कर दें। देखिए ना, मैं अगर ये कहूँ कि जी बड़ा थ्रेट अलर्ट है, अब ये चला रहे हैं, फिर मुझे जो मेरे मुतल्लिका अदारे हैं वो कहते हैं जी कि हाथ हल्का रखो, इससे और पैनिक बढ़ता है। सो मुझे तो यही कहना है कि भाई ठीक होगा, अल्लाह अच्छा करेगा। बतौर इंटीरियर मिनिस्टर मैं पैनिक तो नहीं क्रिएट कर सकता, लेकिन मैंने परसों ये बात कही थी कि हम जब पुलिस वाला मनवर शहीद हुआ कि भाई ये कुछ लोग हैं और कुछ स्लीपर सेल हैं और इनके हम पीछे लगे हुए हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब, हमें आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेना है नाज़रीन, क्विकली मुझे ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन। अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ रही हूँ। राना शमीम के बयान हल्फी का मामला जिसमें उन पर फर्द जुर्म आयद हो गई है, अब उस पर एक मुबैना ऑडियो सामने आई है। साफ़ी इरफान हाशमी इन्होंने एक ऑडियो जारी की है जिसमें चार्ल्स गोथरी राना शमीम के बयान हल्फी से मुताल्लिक बता रहे हैं कि उस पर जो दस्तखत हुए हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब के दफ्तर में किए गए हैं और दफ्तर में जो माहौल था वो काफ़ी दोस्ताना था और उन्हें वहाँ जाकर ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ होने वाली है जो कि नवाज शरीफ साहब की मदद करेगा। जो खबर इरफान हाशमी ने दी थी उसके एविडेंस के तौर पर अब ये ऑडियो उन्होंने ट्वीट की है। अब नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब के दफ्तर में बयान हल्फी के हवाले से जब अदालत के बाहर राना शमीम साहब से सवाल हुआ तो उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने क्या कहा था, ये भी याद कर लीजिए। आपने क्या नवाज शरीफ के ऑफिस में ही साइन किया था सर ये एफिडेविट? यार फजूल बातें ना करो सर। नहीं, वैसे सवाल का जवाब तो दे दें सर। क्यों बात जो जिसका कोई वजूद ही नहीं वो बात क्यों कर रहे हो? उसका वजूद ही नहीं है बात का। ये तो बता दें आप, ये लीक किसने किया था ये तो बता दें आपके लिए। ये क्या पता, यही तो मैं कोर्ट से पूछ रहा हूँ। सारी एक्सरसाइज का नुकसान आपको हुआ, फायदा किसको हुआ, आप क्या समझते हैं? मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ सर। फर्द जुर्म आयद हुई है आपका, क्या हुआ है? फर्द जुर्म से क्या हो गया? दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का भी स्टेटमेंट आया है इस मामले पर। वो कह रहे हैं कि हमारा बयानिया दुरुस्त साबित हुआ है, नून लीग पूरा का पूरा एक माफिया है, ये मखसूस माफिया अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश करता है, कोशिश में है, ये सब मिलकर अदालतों पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। अब माजी में भी जजेस को दबाव में लाकर मनपसंद फैसले लेने की कोशिश हुई है। नून लीग की अदलिया को दबाव में लाने की तारीख सबके सामने है, कौम को पता चल गया है कि वो किस तरह जजेस को खरीदते रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब। सर, ये राना शमीम साहब का बयान नोटराइज कराने वाला जो करने वाला है ना ऑडियो में खुद इंकशाफ कर रहा है सर कि बयान हल्फी पर दस्तखत मियाँ साहब के दफ्तर में किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले मुझे बता दें ये जिसने नोटराइज किया राना शमीम साहब का बयान, उसकी एक मुबैना ऑडियो सामने आई है, उसमें वो खुद इंकशाफ कर रहा है कि बयान हल्फी पर दस्तखत मियाँ साहब के दफ्तर में किए गए। हालांकि नून लीग आपसे बात की जाए, आपके दीगर रहनुमाओं से बात की जाए तो आप लोगों की तरफ से मुसलसल इनकार किया जाता है इस मामले पर। राना साहब। नहीं, देखें, इस बारे में मैं कोई प्रीवी तो नहीं हूँ इस बात का कि जो वो एफिडेविट है वो राना शमीम साहब ने कब लिखा, कहाँ बैठ के लिखा, कहाँ साइन किए, इस बारे में तो वो खुद ही जो है वो वजाहत कर सकते हैं। लेकिन मामला ये है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो कहीं भी बैठ के, वो सड़क पे बैठ के साइन करें या किसी ऑफिस में बैठ के साइन करें या किसी के पास बैठ के साइन करें। मामला तो ये है कि उन्होंने एक फैक्ट बयान किया है। अगर वो फैक्चुअल पोजीशन दुरुस्त है जो उन्होंने बयान की है तो उसका एक इम्पैक्ट है, और अगर जो उन्होंने बयान किया है वो गलत है, वो झूठ है, तो वो एक इल्ज़ाम है और उस इल्ज़ाम की उनको सज़ा मिलनी चाहिए। सर, मियाँ साहब के दफ्तर में बैठकर अगर वो साइन करते हैं, एक ऐसा बयान देते हैं जिससे अंदाजा होता है कि उसका डायरेक्ट फायदा मियाँ साहब को होगा, तो आप समझते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहीं पर भी बैठ के बयान दे दें? नहीं, आप मुझे ये बताएं कि मेरे ख़िलाफ़ अगर कोई साजिश होती है या मेरे ख़िलाफ़ किसी अथॉरिटी ने साजिश करके मुझे सज़ा दिलाई है या मेरे ख़िलाफ़ कोई झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है, तो अगर कोई बंदा मेरे पास बैठ के ये कहे कि जी मेरे पास ये एविडेंस है और ये वाकई ये साजिश हुई थी और वाकई ये एक झूठा और एक गलत मुकदमा दर्ज करवाया गया या सज़ा दिलवाई गई, तो मेरा मौजूद होना वहाँ पे जो है वो मुझे गुनाहगार कर देगा। नहीं तो सर फिर आप उससे कहेंगे कि मेरे सामने बयान हल्फी पर लिख कर दो कि ये बात सच है, तो यानी कि ये सारी चीजें कार्रवाई आपकी बात से मैं तासुर लूं कि ये आप समझते हैं, आप मानते हैं कि नवाज साहब शरीफ के सामने हुआ है ये सब कुछ? जी मैं बिल्कुल ये नहीं मानता और ना मैं ये कहता हूँ, ना ये मुझे इल्म है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि राना शमीम ने जो बात की है अगर वो सच है तो उसका एक इम्पैक्ट है और उसका ये मानी है कि मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इस बाबे रहमते ने जो है वो एक साजिश की, और बाबे रहमते की सर्विस का एक एक दिन जो है वो इस एफिडेविट की तईद करता है। और अगर राना शमीम ने ये बात गलत की है तो बिल्कुल राना शमीम के ऊपर फर्द जुर्म लगनी चाहिए, उनको प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए, उनको सज़ा देनी चाहिए। लेकिन सर राना शमीम साहब इससे पहले भी ये गलत एफिडेविट जमा करवा चुके हैं सर, ये अपनी उम्र को छुपा चुके हैं सर वो।
ये मुझे नहीं इल्म, वैसे ये सवाल उनसे हुआ था तो उन्होंने गालिबन उनके बेटे ने इसका जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, हमने कोई एफिडेविट गलत दाखिल नहीं किया और जो हमारा वर्शन है वो दुरुस्त है और उसको बाद में अदालत ने तस्लीम किया। अच्छा, अब सर ये वाले केस पे सहाफ़ी ये भी दावा कर रहे हैं कि जहां राना शमीम साहब ठहरे हुए थे ना, वो जगह भी मियाँ साहब के दफ्तर के पास ही है। तो क्या राना शमीम साहब कभी लंदन में मियाँ साहब के मेहमान बने? वैसे मैं कहता हूँ कि जी राना शमीम साहब जो है ना, वो चाहे जो है वो नीचे ठहरे हों दफ्तर के या चाहे ऊपर ठहरे हों, दाएं ठहरे हों या बाएं ठहरे हों, इन चीज़ों का इस चीज़ का इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट ही नहीं है। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है, उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस के मतलब ये कहा है कि वो चीफ जस्टिस जो है वो इस मुहिम जोई के खिलाफ के में शामिल था जी जी, जो मियाँ नवाज शरीफ को सज़ा देने के लिए की जा रही थी। और देखें इसकी बहुत बड़ी बड़ी एविडेंस, तईदी एविडेंस है। आप लोग जो है वो इधर उधर नहीं देखते हैं, आपको बस एक लाइन दे दी जाती है कि जी इसको टो करते रहें। आप मुझे बताएं कि शौकत सिद्दीकी साहब जो हाई कोर्ट के सिटिंग जज थे उन्होंने क्या कहा था? उनके कहने में और राना शमीम के एफिडेविट में कितनी रिजेम्बलेंस है, तो कितनी बड़ी तईद होती है इनके इस एफिडेविट की कि वाकई उस वक्त का चीफ जस्टिस जिसने बाबा रहमते का रूप धारा हुआ था, ये ऐसा इंसान था कि इसने बेड़ा गर्क किया उस वक्त, नज़ीर भी मिल रही है, अपने ऑफिस की तौहीन की और इसने जो है वो ये सारा काम किया। राना साहब फरीक क्यों नहीं बन जाते? फरीक हमें बना ले अदालत, जो भी कुछ हो रहा है वो दुरुस्त हो रहा है। आप अदालत से कहें ना कि वो हमें फरीक बना ले, बुला ले हमें। सर वजीर आजम साहब की बात सुनिए, वो कह रहे हैं कि बयानिया हमारा दुरुस्त साबित हुआ है। नून लीग माफिया है जो सर माजी में भी जजेस को दबाव में लाने की कोशिश करते रहे हैं। इसका मेरी बात सुने, सारी दुनिया में ये झूठा डिक्लेयर हो गया है, इसने इतना फ्रॉड किया कौम के साथ, नौकरियों का, घरों का, दूध की नहरें बहाने का, 200 अरब डॉलर लाने का, करप्शन ख़त्म करने का। तो इसकी कौन सी बात को आप कह रहे हैं कि जी वो उन्होंने कहा कि जी हाँ उनका बयानिया जो है वो दुरुस्त साबित, इनका बयानिया जो है वो गर्क हो चुका है। इनके बयानिए को सपोर्ट करने के लिए ये सारा जो है ये सारी साजिश हुई थी, जिसका एक पार्ट जो है ये अब एफिडेविट की सूरत में डिस्कस हो रहा है। ये एक बड़ी साजिश थी। अब ये जब इंशाअल्लाह ताला अगले यानी अनकरीब जब ये साजिश के सारे जो है किरदार जो है वो एक्सपोज होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मुल्क की तबाही और ये मुल्क की इकॉनमी को डुबो दिया गया है, मुल्क को की इकॉनमी को गिरवी रख दिया गया है, मुल्क की इकनॉमिक ऑटोनमी को जो है वो सरेंडर कर दिया गया है, कश्मीर को सरेंडर कर दिया गया है। ये तो एक बैनुल अक़वामी साजिश हुई है। लेकिन तो सर ये जो बाने हैं सारी, ये सारी चीज़ें एक्सपोज होंगी। आपकी पार्टी के नाइब सदर शायद खाकान अब्बासी साहब 3 महीने का वो दावा कर रहे हैं, 3 महीने में उनकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी, उनकी नाअहली ख़त्म हो जाएगी। सर कैसे हो जाएगी? कौन सा वाला फार्मूला है ये? कोई वजह है पीछे या सिर्फ एक ये खाम ख्याली है, ये कि सियासी बयानिया है? सर है क्या 3 महीने? अगर मेरे सीनियर हैं शाहद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने अगर 3 महीने कहा तो चले मैं भी मान लेता हूँ, वरना ये तो 30 दिन का मसला है। ये जब चीज़ें टर्न अराउंड होंगी तो 30 दिन में ये बाबा रहमते जो है ये पेश हो जाएगा अदालत में आके कि जनाब ये सारा कुछ मैंने किया था, मुझे कौम भी माफ़ कर दे, मुझे मियाँ नवाज शरीफ भी माफ़ कर दे। ऐसी एविडेंस सामने आएगी कि ये चीज़ें जो हैं ये विद इन 30 डेज़। आपको पता है कि जब इससे पहले जब त्यारा साजिश केस में मियाँ साहब को 2 मरतबा उम्र कैद की सज़ा थी और सारी ज़िंदगी के लिए नाहल थे, और जब फिर चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पे आईं तो मेरा ख्याल है 30 या 35 दिन लगे थे, हर चीज़ ख़त्म हो गई थी। और उसके बाद फिर वो इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म भी बने। उस वक्त की सजाएं, उस वक्त की नाअहली, उस वक्त की उम्र कैद, सर वो तो एक डील के तहत ख़त्म हुई ना, जिसका इल्ज़ाम लगा आप लोगों के ऊपर। तो अब इस बार भी कुछ इसी तरह के मामलात आ रहे हैं जो विद इन 30 डेज़ चीज़ें टर्न अराउंड हो जाएंगी। राना साहब चलें देखें, बात ये है कि जो चीज़ें साजिश के तहत होती हैं तो उसके बाद जब साजिशी अनासर जो हैं वो जब पकड़े जाते हैं, जब उनकी गिरफ्त होती है तो फिर ठीक है, फिर अगर आप उसको डील कहते हैं तो फिर डील समझ लें तो फिर वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं।
राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में साथ आप मौजूद हैं। अहमद कंप्लीट कर लें, राना साहब कंप्लीट कर लें। वैसे मियाँ साहब को सज़ा भी वो जो है त्यारा साजिश केस में अदालत से दिलवाई गई थी, और उसके बाद फिर अदालत ने ही जो है वो उनको बरी किया था, बेगुनाह किया था, और अब भी ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि वो फॉर्मूला क्या है, कैसे होगा राना साहब? फार्मूला उनकी अपीलें चल रही हैं अदालत में, ये एक दिन आएगा अदालत से अपील जो है तो वो ऐसी कौन सी चीजें आप विदिन 30 डेज लेकर आ रहे हैं सामने, जो पिछले कई सालों से केसेस चल रहे हैं, 3 साल हो गए उसमें नहीं हुआ, वो 30 दिनों में हो जाएगा? सर ऐसा क्या आ रहा है सामने? नहीं, बस नहीं, वो देखें, मामला ये है कि जब भी चीज़ें जो है वो अपनी सही जगह पे आएंगी, उसकी वजह ये है ना कि अभी तो सासी अनासर जो है ना ये आखिरी हिचकी ले रहे हैं। अभी जो है ना अभी सासी अनासर जो है वो अभी तो मुसल्लत है ना, जब इनका डाउनफॉल होगा तो फिर इंशाल्लाह हर चीज़ जो है वो बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह यहाँ। चलिए राना साहब, देखते हैं 30 दिन में क्या नया होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही राना अहमद हसन भी मेरे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, प्रोग्राम में मेरे मुसलसल आप आते रहे हैं, मुसलसल इस बात से इनकारी रहे हैं कि ये बयान हल्फी नवाज शरीफ साहब के दफ्तर में नोटराइज नहीं करवाया गया, लेकिन बयान नोटराइज करने वाला खुद एतराफ़ कर रहा है कि नवाज शरीफ के दफ्तर में साइन हुए। नहीं जी, इसको आप लोग पता नहीं अब किसका बयान सही है। उन्होंने तो एक वो भी है जियो पे रिकॉर्डिंग है, इससे बड़ा क्लियर वो नोटरी पब्लिक कह रहा है कि जी मैं और राना शमीम साहब अकेले थे। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कौन था, कोई नहीं था, लेकिन इससे कोई केस की प्रोसीडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ना। देखें आज भी कोई ये केस में डिस्कस नहीं हुआ या कभी ये डिस्कस होएगा भी नहीं। और इसके ऊपर जो सवाल भी बनते हैं वो भी मैं आपको बता दूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये सवाल कर सकते हैं कि आपने ये नवाज शरीफ साहब से मिल के किया है, तो मेरे वाले साहब उसका जवाब दे देंगे ना नहीं, तो बात खत्म हो जाएगी, फिर आगे। अच्छा, तो अहमद साहब, ये नोटरी पब्लिक की फीस राना शमीम साहब ने खुद अदा की है या मियाँ साहब ने अदा की है? मेरे वाले साहब ने नहीं बताया, मियाँ साहब के लिए क्यों करेंगे, उन्होंने नोटरी कराया तो वो खुद ही करेंगे ना, पे गया। ये सवाल अब घुमा के पूछ लें तो अलग बात है, लेकिन वो खुद नोटराइज करा रहे हैं तो पे भी खुद करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने उनको। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बताया जा रहा है राना शमीम जिस होटल में ठहरे थे वो भी मियाँ साहब के दफ्तर के करीब ही था, तो क्या क़याम के अखराजात मियाँ साहब ने या उनके बेटों ने अदा किए हैं? सर नहीं जी, मेरे ख्याल से जो मुझे पता है, मेरे वालिद साहब अपने नवासे के पास ठहरे थे और वो भी सेंट्रल लंदन में रहता है। चार्ल्स गोथरी की ऑडियो जारी करने वाले सहाफ़ी कह रहे हैं कि ये पहला मरहला है, आगे और भी बहुत कुछ सामने आने वाला है। इस पे कमेंट करेंगे? मैं तो कह रहा हूँ जल्दी ले आए, इतनी देर क्यों कर रहे हैं, जल्दी ले आए यार, तो पता चल जाए क्या उनके पास है। वो जो कहते हैं ना खरगोश उससे क्या हैट से निकल आए, बस अब कितना उन्होंने हैट में रखना है। अब तो केस। बहुत बहुत शुक्रिया राना अहमद साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। तो कराची की नया साल शुरू होते ही आज 20 दिन है और सिचुएशन क्या है लॉ एंड ऑर्डर की, इस पर बात करेंगे तफसील से। तो नाज़रीन, कराची में दौरान डकैती शहरियों का मरना ये मामूल की बात हो चुकी है और पुलिस है जो ज़रूरी काम से सो रही है। डकैत मौत लिए घूम रहे हैं। 19 रोज में डकैती मज़ाहमत पर 7 कराची के शहरी कत्ल हो चुके हैं। इनका कत्ल भी पुलिस वालों को नींद से जगा नहीं सका है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में आज भी एक नौजवान को दिन दहाड़े गोलियों से भूना गया है। नए साल के इन दिनों में 2500 से ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। पुलिस की नाकामी है, नाअहली है, जिस पर आज सिंध हाई कोर्ट ने भी सवाल उठा दिए हैं। अदालत का कहना है कि आईजी साहब आपसे मुट्ठी भर डाकू कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। आप 3 साल से आईजी हैं, पुलिस के कमांडर हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये सब आपसे क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं? अदालत सवाल करती रही। आईजी सिंध मुश्ताक मेहर हाथ बांधकर खामोश खड़े सुनते रहे, गोया कुछ कहा भी नहीं और सब कह भी गए। आईजी की खामोशी बहुत कुछ कह रही है। ये खामोशी कह रही है कि वो क्रिमिनल्स के सामने सरेंडर कर चुके हैं, वो क्रिमिनल्स के सामने बेबस हो चुके हैं। ये खामोशी उनकी कह रही है कि कराची वाले लावारिस हो चुके हैं। आईजी साहब, आपकी खामोशी बता रही है कि पुलिस सिस्टम नाकाम हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। अख्तर हसन घोरचानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम में साबिक आईजी पुलिस हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कराची का स्ट्रीट क्राइम रेट सर दिन ब दिन इतना वायलेंट क्यों होता जा रहा है? डकैती मज़ाहमत पर कत्ल, शहरियों का कत्ल मामूल बन चुका है। वजूहात क्या है इसकी सर?
जी वाकई ये जो अचानक इजाफा हो रहा है इस तरह की वारदातों में बिल्कुल तशवीश का बायस है, और मेरा ख़्याल है कराची पुलिस चीफ़ को और आईजी को भी इस पे बहुत ज़्यादा अपनी स्ट्रेटजी भी तब्दील करने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की भी ज़रूरत है। तो वजूहात तो कई हैं, लेकिन चंद जो चीज़ें मेरी नज़र में हैं उनके मुताबिक एक तो मैं समझता हूँ कि क्रिमिनल्स का एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, उसके लिए एक ऑर्गेनाइज्ड डिपार्टमेंट होता है। पुराने ज़माने में उसको CID कहते थे। CRO के ज़रिए क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड मेंटेन कराया जाता है। तो वो उस पर भी अब बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स या इस तरह के लोगों का रिकॉर्ड भी मुरतब कराया जाए। और दूसरा, एक थानों के अंदर एक पहले एक डिटेक्टिव स्टाफ पोस्ट होता था जिसका काम ये होता था कि वो अपने थाने की हदूद में हर किस्म का रिकॉर्ड वो घूम फिर के, उनको डिटेक्टिव फुट कांस्टेबल कहते थे, वो घूम फिर के अच्छे बुरे हर तरह के लोगों का एक रिकॉर्ड मरतब करते थे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे और SHO को आके वो सारी इंफॉर्मेशन देते थे। इस तरह की चीज़ों पे फिर से बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और एक और जो मैं समझता हूँ डिसएडवांटेज है कराची पुलिस को, कराची पुलिस का बहुत बड़ा हिस्सा, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, कराची पुलिस का एक अच्छा खासा हिस्सा बाहर के लोग उसमें आके भर्ती हुए थे किसी ज़माने में, और अभी तक वही चले आ रहे हैं। कुछ पंजाब से हैं, कुछ KP से हैं। तो कराची में पुलिस हमेशा लोकल ही कामयाब होती है। जितना ज़्यादा हो सके मकामी लोगों को उसमें भर्ती किया जाना चाहिए, और मकामी लोग हालात से भी ज़्यादा वाकिफ़ होते हैं और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली उसको कर सकते हैं। और प्लस ये कि ये जो सेफ सिटी के हिसाब से जो गैजेट्स हैं आजकल, CCTV कैमराज हैं या इस तरह की जो इक्विपमेंट है, इस पे बहुत ज़्यादा इसको रीइंफोर्स करने की ज़रूरत है। सर बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपने की हैं, सारे आपके पॉइंट्स बड़े वैलिड हैं, लेकिन ये जो आपने आगाज़ में बताया कि थानों में ये सिस्टम मौजूद होता था जिसको इस वक्त साउंड करने की ज़रूरत है, तो क्या अब ये थानों में ये वाले सिस्टम्स मौजूद नहीं है सर, जिसको साउंड करने की ज़रूरत पड़ रही है, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड को मेंटेन करने की ज़रूरत पड़े, या आप कह रहे हैं कि इसको किया जाए, तो क्या अभी ये सिस्टम नहीं है? देखिए, मुझे कराची पुलिस का जब मैं सरबराह था तो काफ़ी वक्त गुजर चुका है, 9-10 साल हो चुके हैं। मैं अभी मतलब यकीन से नहीं कह सकता कि इन चीज़ों पे तवज्जो उसी तरह है या नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये था, अगर नहीं है तो इसको ज़्यादा इस पे जोर देने की ज़रूरत है, ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। सही, एक और भी बड़ा वैलिड पॉइंट आपने बात की कि मकामी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती किया जाए ताकि वो शहर की डायमेंशंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सर अब तो आप जो रिकॉर्ड मेंटेन करने की बात कर रहे हैं ना, रिकॉर्ड में तो ये आपने एक ताज़ा वाक़या देखा होगा जिसमें जो कातिल था वो खुद पुलिस एहलकार था सर। 10 दफ़ा उसको पुलिस शो कॉज नोटिस कर चुकी है, 3 दफ़ा वो खुद जेल जा चुका है, उसके ऊपर मुकदमे हैं, वो कत्ल करता फिर रहा था, डकैती की वारदातें करता फिर रहा था। सर ये पुलिस मेंटेन करेगी रिकॉर्ड? नहीं, वो आपकी बात ठीक है, अगर रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन होने लगेगा तो अगर पुलिस वाला भी क्रिमिनल है तो वो भी रिकॉर्ड उसका भी मेंटेन होगा। अब तो मेरा ख्याल है इस तरफ तवज्जो मुझे नहीं लगता कुछ उतनी हो रही है जितनी होनी चाहिए थी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में मौजूद थे। क्विकली नाज़रीन, अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ रही हूँ। नूर मुकद्दम केस के हवाले से बात करने जा रही हूँ, जिसमें आज ज़ाहिर जाफ़र जिस तरह से अदालत में पेश हुआ है, बहुत सारे लोगों ने अपने ज़ब्त को कंट्रोल किया। ज़रा ये देख लीजिए, फिर शाह खाबर साहब मेरे साथ मौजूद होंगे जो कि नूर मुकद्दम के वालिद के वकील हैं, उनसे बात करेंगे। Zahir, are you want to say something? Zahir, are you want to say something? मलिका बुखारी साहबा भी कह चुकी हैं स्टेट खुद इस केस को देखेगी, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब की तरफ से हिदायत हैं कि ख़वातीन के साथ होने वाले मामलात, बच्चों के साथ होने वाले मामलात, इनको स्टेट इसमें खुद इन्वॉल्व होगी, खुद देखेगी। आज जो कुछ अदालत में हुआ है, जिस तरह से ज़ाहिर जाफ़र को लाया गया है, शाह खबर साहब इसको अच्छे तरीके से नरेट कर सकेंगे। शाह खबर साहब, कभी स्ट्रेचर पर इसका आना, कभी कुर्सी पर बांध कर लाना, ज़ाहिर जाफ़र के वकील मुसलसल इसरार करते रहे कि वो जहनी मरीज़ है, मेडिकल करवाया जाए। आज जो रिपोर्ट अदालत में पेश हुई है, तो क्या उसके बाद ये जहनी मरीज का शोशा खत्म हो जाएगा या ये और भी कोई कोशिश कर सकते हैं? देखिए किरण, बात ये है कि
ये पहले, इससे कुछ दिन पहले भी जो है वो ज़ाहिर जाफ़र के जो वकील थे उनकी तरफ से उनके जहनी मरीज़ डिक्लेयर करने के बारे में और उनके लिए एक बोर्ड तश्कील करने के बारे में एक दरख्वास्त दी जा चुकी थी, जिसका हमने जवाब भी दिया था, प्रोसिक्यूशन ने भी जवाब दिया था। और उस पे पिछले हफ्ते जो एडिशनल सेशन जज साहब हैं जो कि इसका ट्रायल कर रहे हैं, उन्होंने एक बड़े मुफस्सल ऑर्डर से उनकी ये जो प्ली है इंसैनिटी की, ज़हनी मरीज़ होने की, वो उन्होंने ख़ारिज कर दी है। उसमें उन्होंने बहुत सारी वजूहात बताई हैं। उन्होंने कहा है कि मुलज़िम जो है वो पहले काफ़ी दफ़ा पेश होता रहा है और वो बिल्कुल मुकम्मल होश व हवास में था, और उनका कोई जो पुराना मेडिकल या ज़हनी मरीज़ होने का कोई सबूत नहीं दिया गया, कोई जो है वो सफ़ा मिसल पे कोई ऐसी चीज़ नहीं लाई गई। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो इससे कन्विंस नहीं है कि वो ज़हनी मरीज़ है। और आज की जो आप जो सूरत हाल बता रहे हैं कि वो उनको जो है वो स्ट्रेचर पे लाया गया मुलज़िम को, तो वो भी हो सकता है कि उसे कोई ऐसी कोई तिब्बी मसला हो या कोई उनकी बीमारी ऐसी हो या उसकी तबीयत नासाज हो जिससे वो चल के ना आ सकता हो और उसको स्ट्रेचर पे लाया गया। लेकिन उसके स्ट्रेचर पे लाने से कोई ये नहीं हो जाता कि उसके ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी या उसका ट्रायल रुक जाएगा। हाँ, अदालत ये ज़रूर कर सकती है कि वो जेल हुकाम को हिदायत दे सकती है कि उनका जो है अगर कोई भी उसे जिस्मानी या तिबी कोई मसला है या प्रॉब्लम है या उनको कोई तकलीफ़ है, तो वो उसका इलाज जो है वो जेल के हॉस्पिटल से भी हो सकता है। अगर जेल के हॉस्पिटल में ना हो तो फिर वो अगर डॉक्टर रिकमेंड करे तो वो जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ पे भी उसको दाखिल किया जा सकता है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उस वजह से उसका ट्रायल रुक जाएगा, क्योंकि अगर उनका वकील मौजूद है, वकील की मौजूदगी में उसका ट्रायल जो है वो हो सकता है। सही सर, आज अदालत में बताया गया कि नूर अपनी वालदा से मुसलसल राब्ते में थी, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा उन्हें शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। इसकी क्या रीज़न है सर? देखिए, बात यह है कि ऐसे तो बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं कि जो कि डिफेंस के वकला जो है वो गवाहों से ऐसे सवालात करते हैं, क्योंकि आज जो तफ्तीशी ऑफिसर थे अब्दुल सत्तार इंस्पेक्टर, जिन्होंने सारी तफ्तीश की और उन्होंने ये चालान पेश किया, तो उन पे जो है वो मुल्ज़मान के वकील जिरा कर रहे हैं। तो जिरा के दौरान तो वो इस तरह के सवालात करते रहते हैं और उससे कोई ज़रूरी नहीं होता कि वो हर एक पहलू को जो है वो तफ्तीशी अफसर जो है वो जहाँ जहाँ वो ज़रूरी समझता है किसी को गवाह बनाना उसको बना लेते हैं, जिसको नहीं समझते नहीं बना सकते। और उसके बाद अगर डिफेंस कोई अपना जो है वो अपना शहादत की सफाई में अपनी कोई शहादत लाना चाहती है तो वो भी अब मरहला है, वो भी आएगा और वो अपना पूरा जो है उनको सफाई का पूरा मौका दिया जाएगा। खबर साहब, केस में अभी कितने मजीद गवाहान हैं जिनके बयानात रिकॉर्ड होने हैं? इसमें जनाब तमाम जो इस्तगासा के गवाहान हैं सबके बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। जितनी दस्तावेजी शहादत है, जितनी फॉरेंसिक शहादत है, जितनी साइंटिफिक बुनियादों पर शहादत जो इकट्ठी की गई है, वो सब जो है वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है। अब सिर्फ जो तफ्तीशी ऑफिसर है उस पे जिरा बाकी थी और वो जिरा जो है वो डिफेंस के लॉयर्स आज कर चुके हैं। एक आदि उनको और मौका दिया जाएगा और अगली जो तारीख पेशी है वो 24 है, 24 जनवरी। उस दिन इस्तगासा की शहादत मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद डिफेंस जो है उसको मौका दिया जाएगा। चलें, बिल्कुल ठीक है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो भी ड्रामेबाजी हो रही है या वाकई ये बीमार है, लेकिन इससे ट्रायल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इलाज मालजे की फैसिलिटी ज़रूर जेल के अंदर ही दी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया खबर साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। वक्त ख़त्म हो गया है नाज़रीन, इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर, पीर को आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।